हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी सेकंड ईयर में इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं डी ब्लॉक के, उनके बारे में स्टडी कराई जाएगी। और इसके पहले हमने चर्चा की कि डी ब्लॉक में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एटॉमिक रेडियाई हो गया और आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इनके बारे में हमने स्टडी की, राइट। और जब इनके बारे में स्टडी की तो हमने ये पाया कि इनमें जो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें आपस में कहीं कहीं समानता, कहीं कहीं क्रमिकता जो होती है, उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस, ये हमने स्टडी की, राइट। तो अपन अब ये देखेंगे कि उसके आगे अभी बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 10 तक उसमें बताया गया था। अब उसके आगे की जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट है कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज, जो कैटेलिटिक कैपेसिटी, कैटेलिटिक कैपेसिटी। तो स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के मोस्टली एलिमेंट्स कैटेलिटिक मतलब उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शंस हम करा रहे हैं तो लगभग इनकी उपस्थिति में ही होती है, सच एज आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, इनकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन फास्ट रूप लेती हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट बनता है वो इनकी उपस्थिति में मोस्टली होती हैं, राइट। और इनकी उपस्थिति में होने के कारण डी ब्लॉक के मोस्टली एलिमेंट्स कैटेलिटिक एलिमेंट्स के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं अमोनिया की हैबर विधि, आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। अमोनिया की हैबर विधि कैसे बनता है अमोनिया, वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो वह प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, जो कि अमोनिया का निर्माण हैबर विधि के आधार पर की जाती है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, मरकरी हो गया, जिंक हो गया, एटसेट्रा, प्लेटिनम हो गया, ईटीसी, बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रेजेंस में लगभग रिएक्शन होती हैं और इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में। अब स्टूडेंट्स, हमारे जो डेली यूज के दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पे, जैसे मेडिसिन, जितनी भी दवाएं बनाई जाती हैं वह इनकी भी प्रेजेंस में रिएक्शंस होती हैं और इनके कॉम्प्लेक्सिव जो कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में बहुत ही हमारे लिए यूजफुल रिएक्शंस देती हैं। यानी कि हमारे डेली यूज में भी इन डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स, चाहे फर्स्ट सीरीज के हों, चाहे सेकंड सीरीज के हों, चाहे थर्ड सीरीज के हों, चाहे फोर्थ सीरीज के हों, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो ये हो गया कैटेलिटिक कैपेसिटी स्टूडेंट्स। इसके बाद आती है नेक्स्ट 12th जो प्रॉपर्टीज है, 12 नंबर प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्टिविटी, उस पर अपन चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिएक्टिविटी, इस पर अपन स्टडी करेंगे कि रिएक्टिविटी होते हैं कि नहीं होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं। इस पर भी बहुत ही लोगों का कुछ रुझान रहता है कि मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स लो रिएक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स बताना चाहता हूं कि डी ब्लॉक के जो फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स हैं वह एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा, एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा बीच में जो उनके मध्यस्थ होते हैं, ना तो बहुत मोर रिएक्टिव होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। इनके प्रति जो रिएक्टिविटी होती है वह बहुत ही स्ट्रांग एंड लो दोनों तरह से होती है। इस रिएक्टिविटी की जहां बात की जाएगी, जैसे
कारण क्या है इसमें? कारण स्टूडेंट्स ये है कि इनमें एस और पी ब्लॉक की अपेक्षा कुछ एलिमेंट्स में आकार यानी कि जो साइज होती है, एटॉमिक साइज होती है, वह कम होती है इनकी अपेक्षा, आपेक्षिक एफ और इनकी अपेक्षा एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की अपेक्षा। इसके कारण से जो रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टी है वह है बहुत ही लो स्तर, यानी कि कम और अधिक दोनों, अधिक तो नहीं पर कम मान के चलिए, बीच में ये होती है। यानी कि रिएक्टिविटी लो होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो हमारी रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टीज है वह अदर यानी एस एंड पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनकी अपेक्षा थोड़ा सा लो होती है, और इसके कारण से जो कोवैलेंसिंग प्रॉपर्टीज है, सह संयोजकता वाला जो गुण है, इनमें थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है। एंड नाउ थर्ड में है स्टूडेंट्स, 13 जो टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है कलर्ड आयन, राइट। कलर्ड कलर्ड आयन स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वह कलर्ड आयन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कलर्ड आयन। अब कलर्ड आयन कैसे बनाते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, इनमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और कैसे इनमें आपस में ये रिएक्टिविटी का गुण पाया जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स दो चीजें बताई गई हैं कि डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वह कलर्ड आयन किस प्रकार से बनाते हैं, इनमें कौन कौन से जो दृश्य प्रकाश विकिरण जो होता है, एब्जॉर्प्शन यानी कि विजिबल, उसके कारण से इनमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें दो टाइप्स के पाए जाते हैं। एक ईजी ट्रांजिशन होता है, ईजी सेट, और दूसरा होता है T2G सेट। दो रीजन है इसमें कलर्ड आयन में। कलर्ड आयन, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या बताया कि ईजी सेट और दूसरा होता है T2G सेट, और इसमें क्या होता है? विजिबल। विजिबल लाइट यानी कि दृश्य प्रकाश की जो एब्जॉर्प्शन होते हैं उसके कारण से जो डी में डीजेनरेट सेटिंग होती है ऑर्बिटल की। सपोज करिए इस तरह से स्टूडेंट्स, डीजेनरेट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स डी में 5 बॉक्सेज होते हैं, 5 ऑर्बिट्स होती हैं, और ये डी ऑर्बिटल है। ये टोटल यहां से यहां तक क्या है? डी ऑर्बिटल। और ये जो गोले बने हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स सब्स्टिट्यूटेड किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। यानी कि ये ऑर्बिट्स हैं और ये टोटल मिला के क्या बनता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। तो इनमें 3 आप क्या देख रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कलर्ड आयन कैसे होते हैं। ये कलर मतलब कोई भी कंपाउंड रंगीन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्सी कंपाउंड, या कि जो हम अपने डेली यूज में चीजें पहनते हैं, यूज करते हैं, चाहे क्लॉथ हो चाहे कोई भी सामान हो, उनके आयंस कलर कैसे होते हैं, ये सब उसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। मतलब जो भी हम अपने दैनिक जीवन में आर्टिफिशियल चीजें देखते हैं उनमें जो कलर्ड हम देखते हैं
वह हमारे डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी में। तो उनके लिए क्या होता है इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांजिशन, स्प्लिटिंग होती है स्टूडेंट्स, splitting of d orbitals, यहां पे स्टूडेंट्स देखिए दो चीजें हैं, एक ईजी सेट है और एक T2G सेट है। इसके पहले थोड़ा सा हम ये देखना चाहते हैं कि जो रीजन हमने बताया था वो दो रीजन क्या था, डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर। इसके कारण, इन दो टॉपिक्स के कारण ही हमारे कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। कौन कौन से हमने बताया है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फर्स्ट नंबर है डीडी ट्रांजिशन एंड सेकंड है चार्ज ट्रांसफर। फर्स्ट है डीडी संक्रमण एंड सेकंड है चार्ज ट्रांसफर। ये दोनों चीजों के कारण ही इन दोनों कंपाउंड्स, मतलब जो टॉपिक्स हैं डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर, इन्हीं के कारण ही कलर्ड आयन होते हैं और कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, जो हम आर्टिफिशियल अपने डेली जीवन, डेली यूजेज में उनको हम देखते हैं, वो इन्हीं के कारण से होते हैं। तो यानी कि जब ये क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक इनके डिजेनरेट होता है, डी ब्लॉक में ही डिजेनरेट होता है, तो ये एक्साइट होता है इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स। ये एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर के ईजी में जाएगा, यानी कि ईजी यहाँ पे उच्च एनर्जी, हाई एनर्जी लेवल होता है और ये लो एनर्जी लेवल होता है। ये कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट, कभी ये T2G ऊपर जाएगा और कभी ईजी नीचे आता है। तो यानी कि वो लो होगा, उसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी, और कभी ईजी सेट की हाईएस्ट एनर्जी होगी, और कभी ईजी की लोवेस्ट एनर्जी होगी, और कभी T2G सेट की हायर एनर्जी होगी। तो ये दोनों कंपलसरी नहीं है कि मतलब यदि T2G सेट यहाँ पे है तो इसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी और इसकी ईजेस्ट की हाईएस्ट एनर्जी होगी, ये बदलते रहते हैं आपस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्साइट होकर के एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है, कहाँ पे जाएगा, ईजी सेट पे, तो वो कैसे जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है। T2G सेट, इसमें स्टूडेंट्स देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इसमें गया है, तो यानी कि यहां पे ये ग्राउंड स्टेट है, और यहां पे ये एक्साइट स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था। और यह उत्तेजित अवस्था में स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो इनमें दृश्य प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश होता है स्टूडेंट्स, वहां से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है स्टूडेंट्स, राइट। और कलर्ड कैसे बनते हैं, जैसे हम यहां तो जान गए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जब दृश्य प्रकाश के एब्जॉर्प्शन होता है, विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, तब जाके वह आयन उस पर ग्राउंड स्टेट पर जब उसकी किरण पड़ती है तो वह आयन हमें, वह कंपाउंड हमें कलर्ड दिखाई देता है। और इस तरह से हम कहते हैं कि यह पिंक कलर का है, यह रेड कलर का है, यह ब्राउन कलर का है, यह ब्लैक कलर का है, तो वो स्टूडेंट्स इसके कारण से होता है। यानी कि डी ब्लॉक में जब डिजेनरेशन होता है, स्प्लिटिंग होती है डी ब्लॉक में, ये देखो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे डिजेनरेशन होता है, और ये ध्यान रखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ही होता है ये चीजें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पर, पेयर्ड पर नहीं होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर जब लोवेस्ट एनर्जी से
हाईएस्ट एनर्जी की ओर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो जब एक्साइटेशन होता है तब उसमें विजिबल एब्जॉर्प्शन होता है विजिबल लाइट का, तब जाके वह कंपाउंड हमें कलर्ड दिखाई देता है। तब हम जाके कहते हैं कि यह कंपाउंड ब्लैक है, यह कंपाउंड व्हाइट है, सॉरी ये कंपाउंड पिंक कलर का है, ये कंपाउंड रेड है, तब जाके हम कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये अभी हमने डी ट्रांजिशन बताया है, राइट। तो डी ट्रांजिशन, क्योंकि ये भी डी ऑर्बिटल का है और ये भी डी ऑर्बिटल का है, दोनों का डीजनरेशन हुआ है, इसीलिए इसको हम डी ट्रांजिशन कहते हैं, यानी कि डी संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? डी संक्रमण कहते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स चार्ज ट्रांसफर, क्या है? चार्ज ट्रांसफर, यानी कि आयन का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण, ये भी कलर्ड आयन बनाते हैं और इनके द्वारा भी कंपाउंड रंगीन दिखाई देता है, राइट। तो चलते हैं सेकंड टॉपिक में, चार्ज ट्रांसफर, इस पर स्टडी करेंगे अपन। आवेश स्थानांतरण, इस चार्ज ट्रांसफर का क्या मतलब है? आवेश स्थानांतरण मतलब आयन का जो हम धन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज लगाते हैं, उस पर ट्रांसफर जब होता है तब वह कंपाउंड कलर्ड दिखाई देता है। हमारे डी ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट्स चार्ज ट्रांसफर करते हैं और इससे कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, जैसे मैग्नीशिया MnO4 1 निगेटिव, Cr2O7 यानी कि क्रोमेट, ये कंपाउंड भी कलर्ड आयन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यहां पे स्टूडेंट देखिए Mn2 पॉजिटिव O4 -2 × 4, O4 का मतलब -2 का मतलब है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? -2 होती है। और टोटल नंबर कितने हैं? ऑक्सीजन 4 है। 4 से हम 2 का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये आयन इस मैग्नीज को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो जब मैग्नीज में ये आयन ट्रांसफर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कितने चार्ज हो जाएंगे? यानी कि -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -7। क्यों? क्योंकि मैग्नीज का जो 1 इलेक्ट्रॉन 1 पॉजिटिव है वह इसके 1 इलेक्ट्रॉन से माइनस हो जाएगा और बचेगा, चूंकि 4 2 8 होगा, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे, पॉजिटिव 7। अब जब आयन ट्रांसफर हुआ तो कंपाउंड तब जाके कलर्ड दिखाई देता है। यानी MnO4 जो था, मैग्नेट जिसको बोलते हैं, वह कलर्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही इसमें आयन का ट्रांसफर हुआ तो वह कंपाउंड कलर्ड दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जिनमें कलर्ड, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो स्टूडेंट्स कंपाउंड कलर्ड नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बस कलर्ड आयन बनाते हैं। कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी जिनमें ऑर्बिटल्स पेयर्ड में होते हैं वह भी कलर्ड आयन बनाते हैं, लेकिन उनमें कुछ थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई होती है अलग तरह से। तो स्टूडेंट्स इसमें यह ध्यान देने वाली बात है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, Cr2O7 -2 × 7, -2 O7 हो जाएगा। और यहाँ पे 14, यानी कि जब आयन का ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे क्रोमियम कितने पॉजिटिव हो जाएगा? क्योंकि 2 2 जा 4, 4 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे +8 ये दिखाई देंगे, यानी कि 4 2 जा 8 माइनस कर देंगे
तो ये माइनस हो जाएगा, आपका 6 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आयन का ट्रांसफर कराते हैं तब भी कंपाउंड्स कलर्ड आयन दिखाई देते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कलर्ड आयन कंपाउंड एक तो डी ट्रांजिशन से होता है और एक चार्ज ट्रांसफर से होता है, यानी कि आवेश के स्थानांतरण से भी हम कलर्ड आयन के कंपाउंड बना सकते हैं, राइट। तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या आता है, ऑक्साइड भी कुछ कंडीशन पर अप्लाई होती है इनमें, जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनाते हैं, वेनेडियम के साथ कुछ कंपाउंड्स जिंक ऑक्साइड ZnO भी बनाते हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन से मिल करके कुछ ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं, सच एज V2O5, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, इसी तरह से MnO, ETC एटसेट्रा। बहुत सारे जो हमारे फर्स्ट सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कैटेलिस्ट में भी, उत्प्रेरक में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टी जो अभी तक हम बता रहे थे वो लगभग इंड हो गई है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट कंपाउंड्स है, फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बाइनरी कंपाउंड्स, राइट। व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड्स? तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स बाइनरी कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स बाइनरी कंपाउंड्स है क्या? व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड्स? क्या है बाइनरी कंपाउंड्स? बाइनरी यौगिक हम किसे कहते हैं? तो सबसे इजी इसकी डिफिनीशन है स्टूडेंट्स बाइनरी कंपाउंड्स की, कि जब एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, स्कैंडियम से जिंक तक ले लीजिए, यट्रियम से कैडमियम तक ले लीजिए, यानी कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जब यह नॉन मेटल एलिमेंट के साथ, नॉन मेटल एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके साथ कार्बन, इनके साथ जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब उस कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, नॉन मेटल में जैसे कार्बन हो गया, इनके साथ जब जुड़ते हैं, स्कैंडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वेनेडियम, यट्रियम, कैडमियम, मरकरी एटसेट्रा, इनके साथ जब एडिशन होता है, इनके साथ जब संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स। यानी कि इसको यदि हम डिफिनीशन के रूप में समझते हैं तो व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स एलिमेंट्स इच कार्ड देन गिव्स, इस कार्ड क्या हो जाएगा? बाइनरी कंपाउंड्स। उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी कंपाउंड्स। यानी कि जब यह ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनके साथ एडिशन करते हैं, इनके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, तो
तो देन गिव्स क्या बन जाएगा, बाइनरी कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। (3CsCC2) इसको हम क्या कहेंगे, स्कैंडियम कार्बाइड। स्कैंडियम कार्बाइड, इसको हम बाइनरी कंपाउंड्स भी कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स, तो ये बन गया स्टूडेंट्स बाइनरी कंपाउंड्स, यानी कि स्कैंडियम पर कार्बन की रिएक्शन हम कराते हैं, कार्बन इज ए नॉन मेटल एलिमेंट्स, तो क्या बन जाता है, स्कैंडियम कार्बाइड एंड बाइनरी कंपाउंड्स, इसको हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे हमारे यूजेज भी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे स्कैंडियम कार्बाइड। तो नेक्स्ट टॉपिक टुमारो, इसके हम डिटेल से आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक इतना ही, थैंक यू।